बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 77 इकसात सुन चुके हैं, अब किस्त 78 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तिजा है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। हम तुम्हें पैदल ही अपने ठिकाने तक ले चलेंगे, खास उसके लिए हमें तुम्हें बारी बारी ही क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। वो जालिम मुझे हलाक कर डालेगा, मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वो सिसकने लगी। तुम फिर हमारी पनाह में आ जाओ, क्यों उस दरिंदा सिर्फ आदमी की रखेल बनी हुई हो। मैंने कहा शट अप। वो चीखी और मैं बिदक सा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? उससे मुझे कोसा और मुझे खुद पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने भी तर्द से जवाब दिया, मगर तुमने ही तो कहा था कि तुम उसकी बीवी नहीं हो। फिर उसके बेडरूम में ये शरीफ और इज्जतदार औरत क्या कर रही थी? मेरे लहजे में भी तंज उतर आया। मेरी बात पर वो रो पड़ी और साथ ही बुरी तरह सिसकियां लेने लगी। मैंने घबरा कर रूमी की जानिब देखा और उससे कहा, ये तो एक नया पेंडोरा बक्स खोलने के चक्करों में है, आगे बढ़ो। रूमी ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने औरत से मुखातिब होकर कहा, मोहतरमा अब ये रोना धोना छोड़ो और अगर चल सकती हो तो आगे बढ़ो, वरना मुझे ही उठाना पड़ेगा। तुम्हारा ठिकाना कितनी दूर है? उसने पूछा। दूर तो है मगर चलना तो पड़ेगा। मेरा ठिकाना नजदीक ही है। मगर वो कहते कहते रुकी। हमें उसकी बात पर हैरानी सी होने लगी। गोया ये औरत भी इधर ही कहीं अपना ठोर ठिकाना रखती थी। मगर क्या? आगे बोलो, हमारे पास वक्त नहीं है। कुछ नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। उसकी इस अजीब लहजे पर मैं और रूमी उलझ गए थे। ये क्या चीज है, खुल ही नहीं रही। मैंने चिल्लाकर रूमी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? औरत ने अपने नीम बरहना सरापा पर एक निगाह डालते हुए मेरी बात पर घूरते हुए कहा, मेरे ये मतलब नहीं था। तुम उलझी उलझी बातें कर रही हो, आखिर कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा ठिकाना करीब में कहीं है, तुम वहां जाना भी चाहती हो लेकिन वेकिन भी कर रही हो और अब कहती हो कि चलो देखा जाएगा। तुम आखिर हो कौन? मैं एक बदनसीब औरत हूं। और अच्छा चलो अपने ठिकाने पर ही सही, मगर वहां तुम्हारे कितने साथी होंगे? रूमी ने वक्त के ज़या से बचने के लिए कहा, फकत मेरा एक 16 साला बेटा है। क्या बेटा? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, और वो मेरा बेटा है और यकीनन तुम्हारा कोई शौहर नामदार भी होगा। वो कहाँ है? ओहो, तुमने यहाँ क्या इसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है? चलो जल्दी, हम अभी तक खतरे में घिरे हुए हैं। रूमी बोली। हम इसके साथ हो लिए। अब वो सहारे से चल रही थी। हमारे चेहरों पर हनूस नकाब चढ़े हुए थे। जब तक इस पुरस्कार औरत की असल हकीकत नहीं खुल जाती हम इसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे। इसकी राजगाह तक पहुंचने में हमें निस्फ घंटा लग गया, जो अमरनाथ के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर हमारे पास कोई कन्वेंस होती तो हम बामुश्किल 10 मिनट में वहां पहुंच सकते थे। इकाम सी मगर साहिब सरवत नजर आने वाली एक कॉलोनी में उसका बंगला नुमा घर था, जो बाहर इसे देखने में 1 यूनिट लगता था। तुम्हारे पास चाबी तो होगी, इसलिए कॉल बेल बजाने की जरूरत नहीं। मज़कूरा घर के करीब पहुंचकर मैंने कहा, चाबी उठाने का मुझे कब मौका दिया था तुमने? वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रूमी ने अचानक उससे पूछा और मुझे उसके बेमहल सवाल करने पर गुस्सा आ गया। घूर कर उससे बोला, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया इसका नाम पूछने का, पहले अंदर तो चलो। रूमी ने मुंह बनाया। मुझे कॉल बेल दबाना पड़ेगी। औरत बोली, और मुझे तुम्हारा गला दबाना पड़ेगा। अरे जल्दी करो मोहतरमा, मैंने जल्द कर कहा। वैसे मेरा नाम मार्गरेट है। उसने कॉल बेल पर उंगली रखी। मार्गरेट थैचर? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। क्या बकवास है? रूमी होले से बुड़बुड़ाई। मार्गरेट चार्ल्स। उसने ससी की, फिर बेल बजा दी। इसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दी थी, शायद अंदर ही कहीं होले से बजी होगी। चार्ल्स कौन है, तुम्हारा बाप या शौहर? मैंने पूछा। तौबा ही है, रूमी फिर झल्ला कर बोली। शौहर? वो इस वक्त कहाँ है? मैंने अगला सवाल किया। मेरा तजस्सुस से नहीं खत्म हो रहा था, बस अब बाकी अंदर। रूमी बिगड़ गई। दूसरी बेल पर दरवाजा खुला। मैं और रूमी एकदम होशियार हो गए थे। मुमकिन था इसका कोई अंदर छुपा हुआ मुसल्ला साथ ही बरामद हो जाता, लेकिन एक टीन एजर बॉय को देखकर हमने इत्मीनान की सांस ली। वो एक मासूम सूरत और स्मार्ट सा लड़का था। वो 2 नकाबपोश अफराद को हैरत से देखने लगा, फिर औरत की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आप ये कौन है? अंदर चलो जॉनी।
मार्गरेट ने बड़ी उजलत में उससे कहा और वो अंदर आ गई। लड़का अभी तक हैरान और परेशान नजर आ रहा था। वजह हमारे चेहरों पर चढ़े नकाब ही थे। हम अंदर आ गए। जोनी ने कोई स्विच दबाकर रोशनी कर दी। ये कुशादा लाउंज था और शायद नशिस्तगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि आला दर्जे का फर्नीचर बिछा हुआ था। मार्गरेट थकी हारी सी एक सोफे पर बैठ गई और हमें भी बैठने का इशारा कर दिया। मामा, एवरीथिंग ओके ना? जोनी ने एक बार फिर रूमी और मुझ पर तशकीक भरी नजर डालकर अपनी मां से पूछा। उक्ता खुल चुका था कि एक क्रिश्चियन फैमिली थी। जोनी, तुम अपने कमरे में जाओ शाबाश, और सो जाओ। मार्गरेट ने बेटे को जैसे पुचकारा। मम्मा, पापा से मिलने गई थी ना, वो कैसे हैं आप? जोनी ने पूछा। वो अब भी रूमी और मेरी तरफ अजीब अजीब नजरों से देख रहा था। वो वैसे ही हैं जैसे थे। इनका इलाज हो रहा है, तुम अंदर जाओ अब। मम्मा, ये कौन है? लड़के ने दोबारा पूछा। वो भी कोई ठीक था। मां को भी गुस्सा आ गया। जॉनी, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई और जॉनी वहां से चला गया। मैं और रूमी चौंके थे कि इस औरत का शौहर यानी चार्ल्स बीमार और किसी अस्पताल में दाखिल था, और ये जॉनी की मां मार्गरेट उसे पप्पा से मिलने का कहकर घर से रात को निकली थी, मगर अस्पताल जाने की बजाय वो इस खूनी तरिंदे अमरनाक के बेडरूम से बरामद हुई थी। मेरा जी तो चाहा कि इस लड़के जॉनी को यह सब बता दूं, लेकिन कुछ इखलाकियात माने आती थी, इसलिए चुप रहा। तुम दोनों को नकाब में देखकर जॉनी घबरा गया है, क्या ये तुम उतार नहीं सकते? बेटे को डांट कर कमरे से भगाने के बाद वो हमसे मुखातिब हुई। नहीं, रूमी से पहले मैंने कहते हुए नफी में सर हिला दिया। उसने एक दो सानिये के लिए होंठ भींच लिए, फिर बोली, अगर इजाजत दो तो मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं। भूख प्यास का किसी होश था, तब मैं तो खामोश रहा, मगर रूमी ने किसी ख्याल से उसे इजाजत दे दी। उठकर पास बने किचन की तरफ बढ़ गई। रूमी खामोश बैठी इधर उधर का जायजा लेने लगी। मैं बेनाम सी उलझन महसूस करने लगा। मार्गरेट को किचन में गए 5 मिनट हुए थे। मेरी नजरें बार बार किचन की तरफ उठ रही थी। फिर कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठा और किचन की तरफ हो लिया। अकब से मुझे रूमी के कुछ पूछने की आवाज आई थी। मैं कुछ जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया और किचन के दरवाजे से अंदर झांका। फिर अगले इलम में बुरी तरह मैं ठिठक गया था। मार्गरेट किचन में नहीं थी। ये कहाँ चली गई? मैं वहीं से जोर से बुड़बुड़ाया कि रूमी ने भी सुन लिया और फौरन मेरी जानिब लपकी। धोखा उसके मुंह से बरामद हुआ। वो हमें धोखा दे चुकी है, मैंने कहा, मगर गई कहां और किधर से? हम दोनों किचन के अंदर आ गए और एक कोने में हमें एक जालीदार शटरनुमा दरवाजा नजर आ गया। मैं उसकी जानिब लपका। इसे खोलना चाहा तो वो खुला नहीं। दूसरी जानिब से इसे कुंडी लगा दी गई थी, मगर क्यों? मार्गरेट को यह धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैंने एक रैक पर तरतीबवार रखे चाकुओं में से एक बड़े चाकू का इंतखाब किया और कुंडी की तरफ की जाली काट कर हाथ गुजारा, फिर कुंडी खोलती। दूसरी जानिब एक मुख्तसर सी राहदारी थी। वो एक बंद गली का मंजर पेश कर रही थी, क्योंकि सामने ही एक कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। यकबारगी मेरे जी में क्या आई कि मैं एक जोश तले दौड़ता हुआ गया और उछलकर एक लात दरवाजे को रसीद कर दी। दरवाजा जोरदार धड़ाके से खुला और दूसरे ही लम्हे में अंदर था। सामने मार्गरेट एक बेड के किनारे बैठी थी। बेड साइड टेबल पर एक सब्ज रंग का टेलीफोन सेट रखा हुआ था और वो रिसीवर कान से लगाए किसी से बड़े उजलत भरे अंदाज में बातें कर रही थी। मुझे देखती खौफ के सबब उसके हाथ से रिसीवर छूट कर गिर पड़ा। मैं दांत पीसते उस पर झपटा। वो चीखी और मैंने उसे दबोच लिया। मेरे पीछे रूमी भी चली आई थी। इसने जल्दी से झूलता और रिसीवर उठाकर दोबारा क्रैडल पर रख दिया। किसको फोन कर रही थी, सच से बता, वरना इधर ही गर्दन दबाकर हलाक कर डालूंगा। कहते हुए मैंने उसकी नर्म नाज़ुक गर्दन दबोच ली, मगर ज्यादा दबाव नहीं डाल सका, क्योंकि मुझे डर था कि वो खत्म ही ना हो जाए। किसी को भी नहीं, उसने घुटी घुटी आवाज में जवाब दिया। तो क्या फोन पर फरिश्तों से बातें कर रही थी? सच बताओ, वरना अभी दबाता हूं तुम्हारी गर्दन। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और उसकी गर्दन पर वाकई थोड़ा सा दबाव डाला तो उसका हसीन गोरा चिटा चेहरा एकदम सुर्ख होने लगा और गहरी कुशादा आंखें बाहर उबलती महसूस हुई। मैं डर गया कि कहीं मर ही ना जाए, तो दबाव कम कर दिया। वो रॉडी को फोन कर रही थी, उसने बताया। कौन रॉडी? मैं उलझ गया। झूठ बोल रही है ये कमीनी। रूमी तेज ज़्यादा लहजे में उसे घूर कर बोली। तुम इस कमीनी को छोड़ो, मैं इससे निमट रहा हूं, मैंने रूमी से कहा, और बाहर जाकर निकाह रखो। इसका बेटा जॉनी भी माँ की तरह कहीं कोई गुल न खिला रहा हो। रूमी मेरी बात सुनकर फौरन बाहर चली गई। रॉडी कौन है? मैं फिर मार्गरेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो मेरे शौहर का दोस्त है। कहाँ रहता है वो? इसी शहर में रहता है, मगर बहुत दूर। कितना दूर? बहुत दूर, साहिल समंदर के करीब अलबहर नामी इलाके के जंगलाती काटेज में। अलबहर नामी इलाके से मैं और रूमी शनासा थे।
तुम झूठ बोल रही हो। तुमने अमरनाथ को फोन पर सब कुछ बता दिया होगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। मैंने गुस्से से बिफरे हुए लहजे में कहा और उसकी गर्दन छोड़कर बाजू से पकड़कर खींचा ताकि दोबारा उसे उसी कमरे में ले जाऊं। मैं उस बेरहम और संगदिल इंसान से खुद अब बहुत खौफजदा हूं। उसने मेरे करीब होते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानते, वो किस कदर वहमी और खतरनाक हद तक मोहतात पसंद है। अपने साए पर भी उसे शुबा हो जाए तो उसका बस चले तो वो उसे भी गोली मार दे। ये क्या कह रही है? अचानक रूमी की आवाज सुनाई थी। इसने किसी रोडी नामी शख्स को मदद के लिए फोन किया है, मैंने बताया। इसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। हम तीनों चौंक पड़े। ये उसी का फोन होगा। मार्गरेट हकलाई, फारगार्ड से मुझे इससे बात कर लेने दो। अमरनाथ बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मिन्नत की। उसके लहजे में वाकई अनजाना से खौफ था। कर लो बात, अगर वही है तो। मैंने उसे इजाजत दी थी। मुझे यकीन है वही है। बात अधूरी होने के सबब वो फिक्रमंद हो गया होगा। कहते उसने लपक कर कॉल अटेंड की और रिसीवर कान से लगाकर माउथपीस पर हेलो कहा। फिर बोलना शुरू हो गई। मैं और रूमी खड़े गौर से उसकी तरफ देखते रहे। यस रोडी, मैं और जोनी इस वक्त खैरियत से ही है, वो उसे बताने लगी। और वो दोनों भी मेरे दुश्मन नहीं है, ये उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा था। मुझे यकीन है ना, बस तुम छोड़ो इसे। ये बताओ अब क्या करना है? मुझे तो चार्ल्स की फिक्र हो रही है, वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, ये उसी के दुश्मन है, तुम इनकी फिक्र ना करो। ये कहते उसने फिर हमारी तरफ देखा। तुम बिल्कुल ठीक मशवरे दे रहे हो। मुझे और जॉनी को इन्हीं के साथ यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। मगर चार्ल्स, अच्छा ठीक है। कहते उसने फोन रखा और हरासा होकर हमसे बोली, रॉडी ने बिल्कुल सही कहा है। कहते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या कहा है उस कमबख्त रॉडी ने, बताओ? मैंने दांत पीस कर कहा। वो बहुत ज़हीन है। उसने पहले ही इसे अंदाजा लगा लिया है कि अमरनाथ अपने बदमाशों को यहां भी हमारी तस्दीक के लिए भेज सकता है। अभी उसने इतना ही कहा था कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई थी। हम सब एकदम ठिठक गए। रॉडी की पेश गोई शायद पूरी होने वाली थी। शायद वो आ गए। जोनी, जो माय सन, कहते हुए मार्गरेट बाहर को लपकी। हम भी उसके पीछे दौड़े। जोनी भी चाबक दस्त और होशियार लड़का साबित हुआ। वो भी गाड़ी की आवाज सुनते ही अपने कमरे से निकला था। इसके हाथ में कोई गन थी। इसके किसी चैम्बर से धुएं की लकीरें से उड़ती दिखाई दे रही थी। यूं कि खिलौना गन महसूस हो रही थी, जिसके ऊपर मोटा सा सिलेंडर लगा हुआ था। ये ऐसी गन थी जैसी कि बचपन में एक दूसरे पर पानी की धारें फायर करके खेला करते हैं। मगर धुआं, ये मेरी समझ में नहीं आ सका। अभी हम चारों एक जगह इकट्ठे हुए ही थे कि अचानक धड़ से दरवाजा खुला और 3 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। हमें बचाव का मौका ही नहीं मिल सका। अगले में हमारे साथ खड़े जॉनी की खिलौना गन से पानी की धुआं उगलती मोटी धार निकली और गन को हरकत देने से वो इन तीनों पर पड़ी। तभी उसकी आफादियत समझ में आई कि जॉनी ने क्या चालाकी की थी। अपनी खिलौना गन में उसने खोलता हुआ पानी भर रखा था। यही वजह थी कि गरम गरम पानी की धारें किसी तेजाब जैसी काट के साथ इन तीनों मुसल्ला हमला आवरों के चेहरों पर पड़ी और चीखें मारते हुए गैर इरादी तौर पर वो कई कदम पीछे की जानिब लड़खड़ा गए। लेकिन फिर अगले ही लम्हे खतरा भांपते हुए रूमी और मैंने बैक वक्त अपनी जगह से बिजली की सी तेजी के साथ हरकत की और जॉनी और उसकी मां को साथ लेते हुए दूसरी जानिब जा पड़े। यही वो वक्त था जब इन तीनों ने अपनी राइफलों की लबलबियां दबा दी थी। इनका मतवक्का रद्द-ए-अमल हो सकता था। गोलियां चलने की घनगरज उभरी थी जो कालीन, मार्बल के फर्श और एक आध सोफे को चाट गई। टोमी ने जॉनी को और मैंने मार्गरेट को झपट कर घसीट लिया था। उन तीनों हमला आवरों के चेहरे बुरी तरह झुलस गए थे। इससे पहले कि उन्हें संभलने का मौका मिलता, रोमी और मैंने एक बार फिर बैक वक्त अपनी जगह से हरकत की और उछलकर उन तीनों पर जा पड़े, यूं कि अगर दोबारा ये लबलबी दबाएं तो हम निशाने पर ना आ सके। इन तीनों को रगेदते हुए हम इन समेत ही नीचे गिरे थे और संभलने में भी हमने देर नहीं लगाई थी। साथ ही एक की रूमी ने और दूसरे की कन पर मैंने झपटा मारा। गन हाथ में आते ही मैंने उसका कुंदा अपने मद्दे मुकाबल की ठोड़ी पर मारा। करीब की ये जर्ब जोरदार साबित हुई। इसकी कराह बड़ी अजियतनाक थी और मुंह से अजीब सी आवाज भी आई थी। अंदर उसके शायद जुबान और दांत बुरी तरह मजरूब हो गए थे और शायद निचला जबड़ा भी काम आ गया था। वो वहीं गिरा और फिर फर्श पर ढेर हो गया। उधर रूमी ने भी गन की नाल को लट की तरह इस्तेमाल किया था। फार मद्दे मुकाबल की गन पट्टी पर किया, वो भी ढेर हो चुका था। तीसरे की गन जरा दूर गिरी थी। वो लुढ़कता हुआ उसे उठाने के लिए लपका था कि जॉनी ने दौड़कर उसकी गन को अपनी लात की ठोकर लगा दी, जो हमलावर की दस्तरत से और दूर चली गई। हमारे लिए यही मौका काफी था और जब उसने फैली हुई आंखों से बैक वक्त मुझे और रूमी को अपनी गन ने लट की तरह खुद पर उठाते देखा तो उसकी जान कबल अज वक्त ही निकल गई थी। उसने आंखें बंद कर ली, मगर नहीं, यह हमारी भूल थी। वो कमबख्त
चिकने फर्श पर माही बे आब की तरह फिसला और एक खास ट्रिक से इन मुतवक्का ज़रबात के निशाने से दूर चला गया। और न सिर्फ ये बल्कि इसी तेजी के साथ उठकर जॉनी की तरफ गुर्राता हुआ लपका भी, मगर जॉनी भी मोहतात था। इसके चेहरे पर अपनी मां की तरह जरा भी खौफ या डर का तासुर नहीं था, बल्कि जोश की सी कैफियत लर्जा थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई खिलौना गन से गर्म उबलते पानी की पिचकारी उस पर दे मारी। तीसरा मद्दे मुकाबल बुरी तरह चीखता हुआ अपना जलता हुआ चेहरा जो पहले ही झुलसा हुआ था दोनों हाथों से पकड़े दर्द और तकलीफ से नाचने लगा। तो रूमी और मैंने बिल्लाकर अपनी हसरत पूरी कर डाली। दोनों की गन्स के कुंते ठीक निशाना लेकर उसके सर पर मारे। वो कोई भी आवाज निकाले बगैर वहीं ढेर क्या। अब निकल चलो यहां से जल्दी। ये अमरनाथ के ही बदमाश साथी थे। मार्गरेट ने जैसे हाँफती हुई आवाज में कहा, मैं जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान समेटती हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है। फायरिंग की आवाज सुनते ही पास से किसी ने अब तक पुलिस को फोन कर दिया होगा। जल्दी निकल चलो यहां से, रूमी ने मुतनब्बे किया। तुम फिर बाहर निकलो, मैं गाड़ी की चाबी लाती हूँ। जॉनी जाओ इनके साथ। जॉनी हमारे साथ आ गया था। हम तीनों बाहर निकले तो जॉनी ने करीब ही एक गैराज की जानिब तोड़ लगा दी और फिर कोई बटन दबाकर उसका दरवाजा ऊंचा किया। तब तक मार्गरेट चाबियां लिए बरामद हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा शोल्डर बैग भी लहरा रहा था। हमारे मना करने के बावजूद वो जल्दी में कुछ न कुछ समेट लाई थी। हम तेजी से गाड़ी में सवार हुए। ड्राइविंग सीट मार्गरेट ने संभाली थी। मैं उसके बराबर वाली सीट पर विराजमान था। रूमी जॉनी के साथ अकवी नशिस्त पर बैठ चुकी थी। यह जीवनुमा कार थी जो सहराई इलाकों में भी बआसानी चल सकती थी। मार्गरेट को गाड़ी चलाने का खासा तजर्बा था। उसने मेन शाहराह पर आने में जरा सी देर नहीं लगाई थी। इसके बाद जैसे गाड़ी हवा से बातें करने लगी, इसी वक्त उसका सेल फोन गुनगुनाने लगा। उसने सेल निकाला और कान से लगा लिया। इसका एक हाथ हनूज स्टीयरिंग से खेल रहा था। रात के इस पहर सन्नाटे में सड़क दूर तक चमकती हुई और वीरान नजर आ रही थी। मौसम साफ था और आसमान पर तारे चमक रहे थे। यस रौडी, हम निकल गए हैं। और हाँ, तुम्हारा ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। उस रसील अमरनाथ को फौरन अंदाजा हो गया था। खैर क्या, हाँ, वो दोनों भी मेरे साथ ही हैं और जॉनी भी। हाँ, बस हम चल पड़े हैं और हमने बहादुरी से इनका मुकाबला किया है। ओके, हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा। डोंट वरी। कल पर रॉडी से बात करने के बाद जब वो खामोश हुई तो मेरा ध्यान रॉडी की तरफ चला गया, जो मुबैना तौर पर मार्गरेट के साहिब फराज जॉर्ज चार्ल्स का कोई दोस्त था, मगर उसके ज्यादा मरासम मुझे मार्गरेट के साथ ही नजर आ रहे थे। गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी और मैं मार्गरेट को ठोके बगैर नहीं रह सका। इस कदर तेज स्पीड की जरूरत नहीं, कोई हमारे ताक़ुब में नहीं है। ऐसा ना हो कहीं तुम तवाज़ुन ही खो बैठो। मैंने कहा, मैं इसी तरह ही ड्राइविंग करती हूँ, मार्गरेट ने कहा, और इस वक्त उसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी, मगर मुझे उसके चेहरे पर एक इसरार भरी गंभीरता भी महसूस हुई थी। सड़क अब सीधी थी, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बेकाबू होकर उलट ही ना जाए। यह डर मुझे उसकी कैफियत के सबब था। वो अपने आप में नहीं लगती थी और जोश और खौफ के मिले जुले तासरात इंसान को इस बुरी तरह असाब सदा बना डालते हैं कि वो अपने बदन की कपकपाहट पर कभी भी काबू नहीं पा सकता। ये तो फिर आंधी तूफान की तरह भागती हुई गाड़ी थी और जिसका स्टीयरिंग मार्गरेट के हाथ में था। मैं बहरहाल खामोश रहा। फिर हम जल्द ही शहरी आबादी से दूर सहराई मुजाफात में आ गए। हम यहाँ पहले भी मकतूल बदनसीब और साबका पुलिस अफसर खालिद से मिलने उसके कार्टेज में आ चुके थे। ये इलाका नीम सहराई और कदरे नकलस्तानी जंगलात पर मुश्तमिल था। दरमियान में बल खाता हुआ सख्त मिट्टी का रास्ता बना हुआ था और चंद मील बाद एक नहर क्रॉस करके पुख्ता सड़क में तब्दील हो जाता था। गैर मामूली रफ्तार के सबब हम जल्द इस इलाके में दाखिल हो गए जहाँ लकड़ी के दीदा जेब और शानदार कार्टेज बने हुए थे, मगर गाड़ी कहीं नहीं रुकी। खालिद का कार्टेज भी इन्हीं के दरमियान था। वो तो बेचारा अब दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन अब ना जाने मार्गरेट कहाँ ले जा रही थी। कार्टेज का सिलसिला पीछे रह गया। अब दूरों नजदीक इक्का दुक्का ही कार्टेज और झोपड़ नुमा मकान नजर आ रहे थे, मगर इनमें जिद्दत थी और कदीमों जदीद के इम्तजाज ने इन्हें और भी खुशनुमा बना दिया था। जल्दी हम साहिल के करीब निकल आए। यहाँ अलग थलग हिस्से में रेत और खुश्क मिट्टी के कदरे बुलंद टीले पर एक झोपड़ टाइप मकान बना हुआ था। हमारी भागती दौड़ती गाड़ी ने गोया इसके दरवाजे पर पहुंचकर ही दम लिया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 60 गज का यह मकान ग्राउंड 1+ होगा। वहां गेट पर 2 गलोब नस्ब थी, एक तारीख था और दूसरा रोशन, जिस इतराफ का मंजर दरवाजे समेत वाज़े नजर आ रहा था। मार्गरेट ने हारन बजाया और फिर हम सब नीचे उतर आए। गलोब की रोशनी में दरवाजे से जो भी नमूदार होता दिखाई दिया, इसके बरामद होने का अंदाज लुढ़कने जैसा ही कहा जा सकता था।
वो एक इंसान के करीब करीब की शय तो जरूर महसूस हुआ, मगर पूरा इंसान नहीं। एक तो उसे देखने के लिए मुझे अपनी आंखें थोड़ा सुकेड़ना पड़ी थी, दूसरा ये कि इस कदर गौर से देखने के बावजूद भी वो वाज़ेह नजर नहीं आता था। इसका कद भी मुश्किल 4-4.5 फुट होगा। इस पर मुस्तजाद बाहर को निकली हुई तोंद ने 1 फुट यूं भी निगल लिया था। उसके मोटे जिस्म के ऊपर इसका छोटा सा सर रखा हुआ नजर आता था। कभी एक ठोकर लगी और वो गोया हिमालय से नीचे लुढ़क जाएगा। तरबूज के ऊपर खुबानी रख के सर का मंजर पेश करता यह आदमी मुझे कहीं से भी अंकल रॉडी नहीं मालूम होता था, क्योंकि जिस अंदाज में इन दोनों माँ बेटे ने इसकी मदद चाही थी और वो हमें भी बुला रहा था, इससे मैं यही समझा था कि अंकल रॉडी कोई दबंग शख्सियत होगा। मुमकिन था ये उसका कोई मुलाजिम वगैरह हो। इसके मुंह से धुएं की लकीर भी उठती नजर आ रही थी। मजीद गौर किया तो मालूम हुआ मौसूफ ने पाइप भी मुंह में लगा रखा था।